कम हुए। और इस बार तो सपा के लिए लोगों के अंदर, विशेषकर दलित के अंदर एक डर है और हर वर्ग में डर है कि ये सरकार आती है, गुंडागर्दी करती है, तानाशाही करती है, मारपीट करती है और दलित विरोधी है। सपा सरकार तो दलित विरोधी है। अभी आप देख लीजिए, अम्बेडकर नगर का नाम बहन जी ने रखा था, उसका विरोध किया। संत रविदास नगर भदोही का नाम रखा था, उसका विरोध किया। अमेठी का नाम रखा था, उसका विरोध किया। तो ये तो दलित विरोधी सरकार रही है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो सही था क्या? नहीं सही था। विकास दुबे एक अपराधी था, लेकिन जो तरीका था भारतीय जनता पार्टी का उसको मारने का, वो ठीक नहीं था ना। बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं, ट्रायल दिया जाता है, कोर्ट जाते हैं, कानून का राज चलना चाहिए ना। अगर आप वैसा करना चालू करते हैं जिस तरीके से विकास दुबे ने किया था, तो वो अपराधी था, उसने मारा, और आपने क्या किया? तो सम्मान हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। एक भ्रम फैलाया जाता है कि अल्पसंख्यक बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है, ये 100% गलत है। बहन कुमारी मायावती जी सबको बराबर सम्मान देती हैं और अल्पसंख्यक के 100% सुरक्षा की गारंटी भी देती हैं। नमस्कार, आदाब। अग्नि परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। ऐसे में हम तमाम जगहों पे, तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी का क्या एम है चुनाव लड़ने का, किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं, और जिसको सुन करके, जिससे प्रभावित होकर के जनता उनको वोट करेगी और उनकी सरकार बनेगी। तमाम लोगों से हम बात कर चुके हैं और उसी कड़ी में आज हम आए हैं आजमगढ़ जिले के मशहूर डॉक्टर सरोज पांडे जी के पास। बसपा की राजनीति करते हैं, काफ़ी समय से, कई सालों से सक्रिय रूप से बसपा के कार्यकर्ता नेता रहे हैं। इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। प्रत्याशी घोषित हुए हैं आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से। सपा का ये गढ़ कहा जाता है, ये क्षेत्र सपा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर एक बार सुरेंद्र मिश्रा जी को जनता ने वोट देकर के विजयी बनाया था। उसके बाद से लगातार 2 बार के विधायक संग्राम यादव हैं। ऐसे में सपा के गढ़ में इस बार हाथी यानी कि बहुजन समाज पार्टी क्या कमाल दिखा पाती है, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी कुछ सवाल हम डॉक्टर साहब से करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बसपा इस बार किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कितने चांसेज हैं। जबकि बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने घोषणा कर रखी है कि हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और सर, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहला सवाल मेरा यही है कि उनके कामकाज से 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है और क्या जैसे सरकार दावा कर रही है कि सत्ता में आएंगे, उस पर क्या कहना है? नहीं, महंगाई और बेरोजगारी 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के फिलेर के उत्तर प्रदेश में। महंगाई तकरीबन 30-35% बढ़ी है पिछले 5 साल में, और बेरोजगारी में कई करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं और बहुत सारी चीज़ों का, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इस वजह से आरक्षण का लाभ भी आम जनता को नहीं मिल रहा है। तो महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे हैं और दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल रही है। ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये उनकी डेली, उनकी रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो जनता त्रस्त है, परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी है, जनता के पास पैसा नहीं है, जेब खाली है, परेशान है। को लेकर क्या कहना है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से बेहतर है और बहुजन समाज पार्टी से खराब है। यानी कि 2007 में जब बसपा की सरकार थी, उस वक्त जो कानून व्यवस्था, लोग अमूमन कहते हैं, चर्चा में अक्सर लोग कहे जाते हैं कि उस वक्त की जो कानून व्यवस्था थी बहुत ही सुदृढ़ थी। उस पर क्या कहना है अगर तुलना करते हैं? 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 5 साल में अपराध 0 हो गया था लगभग, और बड़े बड़े अपराधी जो थे, वो चाहे जिस जात, धर्म, मजहब के रहे हों, वो सब सरेंडर कर दिए थे, या उन्होंने अपराध करना बंद कर दिया था, या उनको सज़ा मिली किसी न किसी रूप में। 2012 से 17 तक के पीरियड में जो सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार, वो एक गुंडा राज था। उसमें माफिया और हर तरीके के जितने अपराध आप सोच सकते हैं, वो सारे अपराध हो रहे थे, आपने देखा भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोटे छोटे लोगों को, और विशेषकर उन लोगों को जो अपराधी थे लेकिन जो विरोधी थे,
उनको इन लोगों ने टारगेट किया। बाकी बहुत सारे लोग अपराधी हैं, हर जात धर्म के लोग अपराधी हैं और बड़े बड़े लोग अपराधी हैं। उस तरीके की सरकार में एक चर्चित मामला था, पूरा उत्तर प्रदेश सुर्खियों में आ गया था और तमाम मतलब विश्व स्तर की पत्रिकाओं ने आयरन लेडी का खिताब दिया था, तमाम उनके चित्र उसमें छपे थे आयरन लेडी करके। एक मशहूर वाकया था, राजा भैया के ऊपर उन्होंने पोटा के तहत इस्तेमाल करके उनको जेल भिजवा दिया था। जी, ये राजा भैया एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और कुंडा के और प्रतापगढ़ जनपद के, और जो अपराध उनके ऊपर तय किया लोगों ने और उस समय उस हिसाब से बहन जी ने उसका पालन किया और उनको सजा दी उसकी। उनके ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं था, और उनके ऊपर हाथ डालने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी निष्ठा हो आदमी के अंदर कानून चलाने की और कानून की रक्षा करने की, वही ऐसा कर सकता है, सभी नहीं कर सकते। सभी के बस की बात, सभी की बस की बात नहीं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के, फिर चुनाव आ गए हैं सामने, कुछ ही महीने शेष हैं सर, और मायावती जी ने ऐलान किया है कि 403 विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इस बार क्या स्ट्रेटजी है, किस रणनीति के तहत पार्टी आपकी आगे बढ़ रही है? 2017 में आम चुनाव हुए थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी को 22.6% वोट मिले थे, वो हमारा लोएस्ट परफॉर्मेंस था। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, वो हमसे 0.6% कम वोट पाए थे। सीटें उनकी ज़्यादा थी, ये हमारा दुर्भाग्य था। बहुत सारी सीटों पर हम 1500 के डिफरेंस से हारे हैं। और 22.6% में हमारे पास जाटव नहीं था। जाटव आज हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ गया है, 4 से 6% वो हो गया है। 27-28% लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी होगा 5-6% वो ले आएगा, तो 32-33% वोट हमारे पास रहता है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में 2022। और चंद्रशेखर रावण हैं, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, भीम आर्मी भी उनका एक संगठन है, पूरे प्रदेश में है, दावा कर रहे हैं कि हम भी 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी दलित वोट में सेंधमारी करने की कोशिश में हैं। तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को इससे नुकसान होने वाला है? चंद्रशेखर रावण 2 जिलों में सक्रिय हैं, उनका संगठन सहारनपुर और मेरठ में है। वहाँ कुछ नुकसान होगा हमारे वोटों में, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण का कोई संगठन है ही नहीं है। और चंद्रशेखर रावण क्या पता देर से बेर हमारे साथ आ जाएं। आज की तारीख में ऐसी कोई संभावना है? ऐसी बिल्कुल पूरी संभावना है। आज की तारीख में अगर दलितों की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी में दलितों के छोटे छोटे जो संगठन थे वो सब समाहित हो गए हैं। तो चंद्रशेखर रावण भी आ जाएंगे, समय पर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आप आजमगढ़ पे लौटते हैं, जहाँ से इस बार आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अतरौलिया विधानसभा है, 2 महीने पहले आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है। काफ़ी समय से आप बसपा में ही टिके रहे, कई बार टिकट मिलते मिलते रह गया। इस बार आपको पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो क्या संभावना लग रही है? 1996 में हमने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया, जिताया। 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने अपने आदमी को खड़ा किया, चुनाव का प्रचार किया, चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाली और चुनाव जिताया। जब हमने चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ली है बहुजन समाज पार्टी के अतरौलिया में, सपा को हराया है, इस बार भी हराएंगे, बहुत भारी वोटों से हराएंगे। आप क्या मानते हैं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलना और दूसरे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे? क्योंकि जब भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं तो उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक मामला ये निकल के आता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिलना। दूसरा, अगर जातिगत फैक्टर पे भी हम बात करें तो सरोज पांडे जी ब्राह्मण हैं। तीसरा, उनका जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो समाज सेवी हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों का इलाज मतलब बिना भेदभाव के किया, इस तरह का जो मामला वो बताते हैं। तो क्या मानते हैं कि ये आपके लिए प्लस करेगा? नहीं, आपने सारी बातें गिना दी। एक तो बहुजन समाज, हाँ नहीं, आपने बात भी बता दी, सही बता, लोगों की फीडबैक सही है। बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी, प्रभारी प्रत्याशी हूँ। एक वोट बैंक हमारे साथ वो मुस्तकिल तौर पर है, नंबर 1। दूसरी चीज़, लोगों में मेरी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है। मैंने हर जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोगों को बराबर सम्मान दिया है। जो व्यक्ति हमारे पास आया है सबको बराबर का सम्मान दिया है। और इस चुनाव में सारी जातीय सीमाएं टूटेंगी, सारी दलीय सीमाएं टूटेंगी। आप देखिएगा, टाइम आने दीजिए,
जो दूसरे दलों के लोग होंगे वो हमारे साथ आएंगे, और जो किसी भी जाति धर्म का आदमी होगा वो हमारे साथ आएगा। पूरा अतरौलिया हमारे साथ है, और पूरा अतरौलिया मेरे लिए एक परिवार के समान है। वैसा मैं इनको सम्मान देता हूं, और वैसे इनकी सुरक्षा की गारंटी भी देता हूं। अभी कोरोना टाइम आया था, सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे। आजमगढ़ के क्या देशों के हॉस्पिटल बंद हो गए थे, डॉक्टर लोग चले गए थे, वो होम आइसोलेशन में चले गए थे। मैंने हॉस्पिटल खोल करके मैंने सेवा का व्रत लिया था, और मैंने सेवा की सभी लोगों की। यहाँ के जो विधायक मंत्री लोग, नेता होता लोग हैं, सब होम आइसोलेशन में थे। उनको पब्लिक के सामने जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? मैंने जान की बाजी लगा के लोगों को सेवा की। और आगे भी मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसा संकट अतरौलिया की धरती पर आएगा, ये विधानसभा मेरे लिए पूरे एक तरीके से परिवार के समान है। मैं पूरे परिवार को, पूरे अतरौलिया को लेकर चलूँगा, और उनकी हर तरीके की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। 2012 में चुनाव हुए, सपा की तगड़ी लहर, 9 विधायक चुने जाते हैं। मुबारकपुर के गुड्डू जमाली, शाह आलम गुड्डू जमाली अपनी जमानत बचाते हैं, विधायक चुने जाते हैं। मतलब 10 विधानसभा सीटों में 9 पे सपा का कब्जा, 1 बसपा के विधायक होते हैं। 17 का चुनाव आता है, 4 बसपा के विधायक चुने जाते हैं, 5 समाजवादी पार्टी के और 1 भाजपा का। इस बार क्या गिनती होगी? इस बार गिनती हम 7 विधायक हमारे आएंगे आजमगढ़ से। देखिए 2012 में सपा की लहर थी, वो एक लहर में ऐसा हो गया। 2017 में सपा का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आया, और वो कम हुए कि नहीं हुए? वो कम हुए। और इस बार तो सपा के लिए लोगों के अंदर, विशेषकर दलित के अंदर एक डर है, और हर वर्ग में डर है कि ये सरकार आती है, गुंडागर्दी करती है, तानाशाही करती है, मारपीट करती है, और दलित विरोधी है। सपा सरकार तो दलित विरोधी है। अभी आप देख लीजिए, अम्बेडकर नगर का नाम बहन जी ने रखा था, उसका विरोध किया। संत रविदास नगर भदोही का नाम रखा था, उसका विरोध किया। अमेठी का नाम रखा था, उसका विरोध किया। तो ये तो दलित विरोधी सरकार रही है। दलित इनके पास जाने वाला नहीं है, दलित हमारे पास पूरी तरीके से आ जाएगा। और बाकी जो बिरादरी हो धीरे धीरे जुड़ रही हैं, साइलेंट वोटर्स हैं हमारे, हम सरकार बनाएंगे। 10 विधानसभा सीटों में अपने 7 का जिक्र किया कि 7 आएंगे, 3 आपने छोड़ क्यों दिया? कोई 3 वो हो सकते हैं, कुछ जगह देनी चाहिए भाई सपा को भी। इतने दिन से वो राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है कोई दिल बड़ा जीत जाए। अच्छा, चलिए, मायावती जी का रुझान, अक्सर लोग ऐसा आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा की तरफ उनका झुकाव होता है, भाजपा जैसे चाहती है ऑपरेट करती है। इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, वो आप ही बता पाएंगे। अल्पसंख्यकों को लेकर के आपकी पार्टी की जो रणनीति है वो क्या है, कि ताकि असमंजस में ना पड़े? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अल्पसंख्यक समुदाय को अपना फिक्स वोटर मानती है, बहुजन समाज पार्टी भी मानती रही है। इस बार क्या है अल्पसंख्यकों के लिए कि ताकि आपकी पार्टी में उनका विश्वास बना रहे? बहन कुमारी मायावती ने हर जाति धर्म मजहब के लोगों को बराबर सम्मान दिया है, तो अल्पसंख्यक उनसे अलग नहीं है। अगर वो ब्राह्मण को मानती हैं, राजपूत को मानती हैं, लोहार कुम्हार कहार छोटे वर्ग को मानती हैं, राजभर को मानती हैं, अल्पसंख्यक सबको बराबर का सम्मान दिया उन्होंने। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बहुत सारे अल्पसंख्यक भाई हमारे आ रहे हैं। अभी लखनऊ में आप बक्सी का तालाब देख लीजिए, वहाँ से हमारा प्रत्याशी, हमारा अल्पसंख्यक भाई है, मजबूती से लड़ेगा। माननीय नकुल दुबे जी का टिकट कटा, वहाँ से वो प्रत्याशी प्रभारी हैं। तो अल्पसंख्यक को सम्मान हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। एक भ्रम फैलाया जाता है कि अल्पसंख्यक बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है, ये 100% गलत है। बहन कुमारी मायावती जी सबको बराबर सम्मान देती हैं, और अल्पसंख्यक के 100% सुरक्षा की गारंटी भी देती हैं। मैंने कानून व्यवस्था को लेकर शुरुआत में ही आपसे सवाल पूछा था, उस पर आना चाहूँगा कि आप उस पर अपनी राय दें। उसी चीज़ को लेकर के कहा जाता है कि ब्राह्मणों के तमाम फर्जी इनकाउंटर के आरोप लगते रहे हैं सरकार के ऊपर, और तमाम दलितों के भी, अल्पसंख्यकों के ऊपर भी लगे कि हाँ इन लोगों का फर्जी इनकाउंटर, वो आरोप आप उसे कितना सत्य मानते हैं? जिसको लेकर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ब्राह्मण सम्मेलन पहले किया, फिर जब फजीहत हुई तो उसको बदल करके प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया, उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? नहीं देखिए, फर्जी इनकाउंटर वो आप, ये हकीकत है, ये आरोप है नहीं। वो जो इनकाउंटर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, वो सही था क्या? नहीं सही था। विकास दुबे एक अपराधी था, लेकिन जो तरीका था भारतीय जनता पार्टी का उसको मारने का, वो ठीक नहीं था ना। बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं, ट्रायल दिया जाता है, कोर्ट जाते हैं, कानून का राज चलना चाहिए ना। अगर आप वैसा करना चालू कर दें जिस तरीके से विकास दुबे ने किया था, तो वो अपराधी था, उसने मारा, और आपने क्या किया? आप भी तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका में जाने का मौका दीजिए आप उसको। तो उसके बाद जब बसपा ने शुरू किया अपना प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, पहले ब्राह्मण सम्मेलन था, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दिया और घोषणा की जगह जगह हम भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करेंगे, जो भी चौक चौराहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस के जो नेता थे उनको शामिल कराया गया भाजपा में, उनको मंत्री भी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है। ब्राह्मणों का माननीय सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ है वो 100% सफल रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी कि वो भी वैसा करें। चारों खाना चित कितने दिन चला, कितने जिले में चला, 2-4 मीटिंग हुई, उसके बाद खत्म। यहाँ तो पूरा जब तक सारे जिले हो नहीं गए हैं, माननीय मिश्रा जी ने हर जिलों में वो कार्यक्रम किया था और सफल रहा, और ब्राह्मण उससे हमारे साथ आया, बहुजन समाज पार्टी में आया भी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा खिलाफी किया, जनता से तमाम वादे किए, उस पर फेल हैं और तमाम उन्होंने विकास के जो काम किए हैं 12 से 17 के बीच, वो कह रहे हैं उसकी बदौलत हम सत्ता में आएंगे। आप कितना आशान्वित हैं अपनी पार्टी को लेकर के, दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी? मैं 2 चीज़ आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये एम्बुलेंस आपने देखी थी 2012 के चुनाव में, जो लखनऊ से उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रही थी 10-10, 15-15, 20-20 की संख्या में, किसकी देन थी वो बहुजन समाज पार्टी की देन थी। उस समय तो कोई सरकार थी नहीं, लेकिन कभी नाम हुआ, किसी ने नाम लिया कि भाई वो जो एम्बुलेंसेस आई थी वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में आई थी, ऐसा किसी ने कहा? तक नहीं कहा ना। एक्सप्रेस वे बनाया था बहन जी ने, यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर के और आगरा के बीच में है। देखी देखा सपा सरकार ने भी बनाया वो एक्सप्रेस वे, जो उस चीज़ को, कड़ी को आगे बढ़ाया। हाँ, आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़ाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया। 2 चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो एम्बुलेंस देन थी किसकी? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल की देन थी एम्बुलेंस। 2007 से और 12 के बीच में नाम नहीं हुआ हमारा, लेकिन देन हमारी थी। इन्होंने उसका नाम 100 कर दिया सपा ने, और भारतीय जनता पार्टी ने 112 कर दिया। लो, हो गया। देन किसकी थी? देन तो 2007 और 12 के बीच की थी ना, हमारा नाम नहीं हुआ। एक्सप्रेस वे, एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं या पुलिस सहायता नंबर? जो वही पुलिस सहायता, वो सब उसमें शामिल कर लिया गया। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। 3 एक्सप्रेस वे बने, आप दिल्ली से लेकर के अतरौलिया तक आए होंगे बाई रोड। आपने देखा होगा जो दिल्ली से लेकर के और आगरा के बीच में एक्सप्रेस वे है, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, आगरा से लेकर के लखनऊ के बीच में है उसकी गुणवत्ता, और उसके बाद लखनऊ के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे है वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। जो उससे खराब है वो समाजवादी पार्टी की देन है। और तीसरा तो पता नहीं क्या है, आपने देखा होगा बीच में टूटा टाटा है, सब गिरा उड़ा है, क्या स्थिति? चलिए, आपकी सरकार आएगी तो आपके विजन के अनुसार, आपका जो भी रणनीति है आपकी पार्टी की, तो जनता के वो कौन से मुद्दे हैं जिस पे बसपा पहले काम करेगी? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और बहन जी ने कह रखा है कि जो स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी विद्यालय में हो रही है आजकल। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो बेचारे 1500, 2000, 4000, 10,000 की तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं। उनका एक आयोग बनेगा और एक साथ 20 से 25 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, वो उस तरीके से। अब वो कितना मानदेय होता है, आयोग बनेगा, आयोग जो निर्धारित करेगा। लेकिन बहन जी ने एक पहल किया ना, तो एक बहुत बड़ा रोजगार है। अगर 20-25 लाख रोजगार हम दे देते एक झटके में, बहुत बड़ा रोजगार है। बहुजन समाज पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने 2007 से 12 के बीच में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, और उस समय जो रोक लगी थी नौकरियों पर उसको हटाया बहन जी ने, सबको नौकरी दी, हर वर्ग को नौकरी दी। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुजन समाज पार्टी से आगे कोई हो ही नहीं सकता है। आपने देखा, आपने इतिहास देख लिया उठा करके। तो देखा आपने, हमने बात किया अतरौलिया विधानसभा के
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे जी से। इस बार आपको मौका दिया है बहुजन समाज पार्टी ने और प्रत्याशी बनाया है अतरौलिया विधानसभा से। आप दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पे चमत्कार होगा। उनका कहना है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और एक बार फिर से मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता पे सत्तासीन होंगी। और इन्होंने वायदा ये किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से युवाओं का जो सबसे बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसको रोजगार के अवसर में तब्दील करेंगे ताकि युवाओं का भविष्य बेहतर हो सके। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।